Hello guys, welcome back to the channel and this is the second part of the lecture of बायोजियोकेमिकल साइकिल। तो कल हमारा जो बायोजियोकेमिकल साइकिल का फर्स्ट लेक्चर था उसमें हमने दो कार्बन साइकिल, हाइड्रो साइकिल एंड नाइट्रोजन साइकिल को कंप्लीट किया था। आज हम पढ़ेंगे फास्फोरस एंड सल्फर साइकिल। ठीक है, ये इसका सेकंड पार्ट है। तो ज़्यादातर मैंने देखा है कि सल्फर साइकिल को, फास्फोरस साइकिल को थोड़ा सा उसने कंक्लूड करके पूछा है क्वेश्चंस में। तो चलिए अब इसको कंप्लीट कर लेते हैं। जैसे कि आपकी स्क्रीन पर लिखा भी है, अंडरस्टैंडिंग न्यूटन डायनेमिक्स एंड एनर्जी फ्लो फास्फोरस और सल्फर साइकिल के रूप में हमारा जो ये। ठीक है, आज का एजेंडा देख लेते हैं। एजेंडे में हमने क्या करना है वो हम देख रहे हैं। एन ओवरव्यू ऑफ द यूनिट न्यूटन साइकिल एंड कंपैरिजन कर लेंगे। ठीक है, तो न्यूटन साइकिल का ओवरव्यू हमने अभी कल भी देखा था कि हमने उसके दो पार्ट पढ़े थे, जिसमें हमने कार्बन और नाइट्रोजन साइकिल को पढ़ा था। साथ में दो टाइप से हमने पढ़ा था, गैसियस और सेडिमेंट्री। ठीक है, तो उसमें हमने पढ़ा था वाटर, मतलब हाइड्रोस वाटर साइकिल और आपका कार्बन एंड नाइट्रोजन साइकिल। उसके बाद आज हम देखेंगे फास्फोरस और सल्फर साइकिल, इसको बोलते हैं मिक्स रिजर्वायर न्यूट्रेंट। उसके बाद में इनका कंपैरिजन कर लेंगे न्यूटन साइकिल का और गैसेस। ठीक है, एनर्जी फ्लो का। तो चलिए, कल जैसे कि हमने बताया था न्यूटन साइकिल का रोल क्या है, इकोसिस्टम में क्या करते हैं, तो फिर से आज एक बार हम उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। न्यूटन साइकिल एक वाइटल रोल प्ले करता है इकोसिस्टम के लिए, सपोर्ट करता है पूरा मतलब जो भी डेवलपमेंट है आपका इकोसिस्टम का, उसके ट्रांजिशन में एसेंशियल एलिमेंट जैसे फास्फोरस की बात करें, सल्फर की बात करें, कार्बन की बात करें, या फिर हम नाइट्रोजन की बात करें जो फिक्सेशन का काम करता है। ठीक है, साथ में पॉपुलेशन के डायनामिक्स को बढ़ाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लिखा है फास्फोरस साइकिल जो हम पढ़ रहे हैं। 90% ऑफ सॉइल फास्फोरस इज अनअवेलेबल टू प्लांट डायरेक्टली। लगभग 90% जो फास्फोरस होता है सॉइल का वो अनअवेलेबल रहता है डायरेक्टली। ठीक है, वो एक साइकिल के थ्रू रहता है, जैसे यहाँ पे लिखा है This so sedimentary generally emphasize how phosphorus move through rock, soil, living organism, vital for DNA and energy transfer in ecosystem। ठीक है, तो ये कह रहा है कि भैया देखिए ये डायरेक्टली नहीं है, लेकिन हाँ ये एक रॉक के रूप में, ठीक है, वेदरिंग होने के बाद कैसे कैसे ये फ्लो को बना के रखता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं साइकिल में, साइकिल स्टार्ट होती है आपकी। ठीक है, ऑकोपेल्स जो ठीक है फॉस्फोरल, ठीक है, वो वाटर में आया, वाटर से फिर उसको एनिमल्स में गया, फिर एब्जॉर्ब किया गया सॉइल द्वारा, सॉइल से फिर रॉक से फिर मिट्टी बनी, फिर उसको प्लांट ने लिया, फिर प्लांट को फिर डिकम्पोजर हुआ। ठीक है, तो ये साइकिल है। ठीक है, ये साइकिल किस तरह से अपना वाइटल रोल प्ले कर रही है इकोसिस्टम की मेंटेन या इंजीनियरिंग में। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट सल्फर साइकिल। अभी आपको ये फास्फोरस साइकिल को हमने अभी देखा, अब हम बात करते हैं सल्फर साइकिल का। ठीक है, सल्फर साइकिल यहाँ पे लिखा भी है, इन्वॉल्व करता है कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन बिटवीन द एटमोस्फेयर, सॉइल एंड ऑर्गेनिज्म, हाईलाइटिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस इन न्यूट्रिएंट फॉर लाइफ एंड इकोलॉजिकल बैलेंस। ठीक है, देखो यहाँ पे आप देख भी पा रहे हैं, जैसे सल्फर ड्रोन, एटमोस्फेरिक सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फेट, फिर उसके बाद लिविंग ऑर्गेनिज्म बना, सॉइल सेड हुआ, फिर वाटर में, फिर वही साइकिल बनी। ठीक है, तो सल्फर डायरेक्टली नहीं मिल रहा। एनर्जी वर्सेस न्यूट्रिएंट कंपैरिजन फ्लो साइक्लिक डायनामिक्स, एनर्जी फ्लो करता है। ठीक है, जैसे एनर्जी फ्लो इज वन वे डायरेक्शन, एनर्जी ओरिजिनेट फ्रॉम द सन। भाई किससे होगी, ऑब्वियसली आपकी क्या स्क्रीन नहीं चल रही क्या, लेटेंसी नहीं चल रही। हाँ, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं एनर्जी फ्लो क्या है, वन वे डायरेक्शन है, ओरिजिनेट करता है सन से यानी फोटोसिंथेसिस से, उसके बाद इवेंचुअली लॉस्ट करता है हीट में, मतलब कुछ जो एनर्जी होती है वो 10% रूल। ठीक है, सीधी भाई 10% ही ट्रांसफर होती है ना, 90% तो कहीं ना कहीं पूरी की पूरी लॉस्ट हो जाती है। ठीक है, लॉस ने हीट अफेक्टिंग इकोसिस्टम एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी, इस सब में जाकर के 90% हमारी लॉस हो जाती है, 10% की हमारी ट्रांसफर हो पाती है। न्यूटन साइकिल एंड इसको बोलते हैं रिसाइकल्ड विद इकोसिस्टम स्टोर्ड इन द वेरियस रिजर्वायर एंश्योरिंग देयर अवेलेबिलिटी फॉर सस्टेनिंग लाइफ अक्रॉस डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल्स। ठीक है, तो मतलब क्या करेगी, सस्टेन करके रखेगी हर ट्रॉपिक लेवल पे। न्यूटन साइकिल जो होती है वो एनर्जी को स्टोर करके चलती है। ठीक है, उसके बाद हाँ, हमारा ये जो नेक्स्ट इसी का टॉपिक छूट गया था जब हम इकोलॉजिकल सक्सेशन कर रहे थे, तो उसमें था जीपीपी और इसको बोलते हैं ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्ट। इसकी नहीं चल रही क्या, चलेगी, थोड़ा सा लेटेंसी है, चलेगी। ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी अंडरस्टैंडिंग द एनर्जी फिक्स्ड बाय ऑटोट्रोप्स थ्रू फोटोसिंथेसिस। ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्ट मेजर करता है टोटल एनर्जी कैप्चर बाय द ऑटोट्रोप्स, हाईलाइटिंग देयर क्रूशियल रोल इन इकोसिस्टम एनर्जी इनपुट एंड सस्टेनिंग लाइफ। पीपी यानी ऑटोट्रोप्स ने अपने आप, अब ठीक है, जो ऑटोट्रोप्स हैं उन्होंने स्टोर किया अपनी एनर्जी को। उसके बाद ठीक है,
हेटरोट्रोप्स आए, हेटरोट्रोप्स ने रेस्पिरेशन लिया, रेस्पिरेशन के बाद जो रेस्पिरेशन के खर्च हुई है उसमें जो स्टोर हुई एनर्जी वो भी सब कैलकुलेट होने के बाद बनती है आपकी एनपीपी। जैसे यहाँ पे लिखा नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एनपीपी रिफ्लेक्ट द एनर्जी अवेलेबल ऑटोट्रोप्स रेस्पिरेशन, ऑटोट्रोप्स ने भी रेस्पिरेशन किया, ठीक है, यहाँ पे लिखा है देखिए ऑटोट्रोप रेस्पिरेशन इलस्ट्रेटिंग एफिशिएंसी ऑफ द एनर्जी ट्रांसफर इन इकोसिस्टम सपोर्टिंग कंज्यूमर लाइव्स। ठीक है भाई, जो अवेलेबल है ऑटोट्रोप्स के लिए एनर्जी रेस्पिरेशन के लिए, ठीक है, जो एफिशिएंसी ऑफ एनर्जी ट्रांसफर है इकोसिस्टम में, ये सपोर्ट करती है कंज्यूमर्स की लाइफ को। जैसे मान लिया इसको एग्जांपल ऐसे देख लेते हैं कि जब फोटोसिंथेसिस हो रही थी, ठीक है, तो जो क्लोरोफिल बन रहा था उस समय जो एनर्जी फ्लो था, एनर्जी फ्लो में जो एनर्जी स्टोर हुई है क्लोरोफिल को कन्वर्ट करने के टाइम, ठीक है, तो वो भी कैलकुलेट होती है एनपीपी में, ठीक है। नेक्स्ट मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन, अभी हमने बात करी कि जो जीपीपी है वो मेजर करता है एनर्जी अवेलेबल जो कंज्यूमर्स के लिए, ऑटोट्रोप्स के लिए, उनके रेस्पिरेशन के लिए। इंपॉर्टेंस ऑफ जीपीपी, ग्रूस प्राइमरी कैप्चर करके रखता है फोटोसिंथेसिस के लिए, सर्विंग करता है वाइटल इंडिकेटर्स ऑफ इकोसिस्टम हेल्थ प्रोडक्टिविटी के लिए, ठीक है। जीपीपी को अगर हम दोनों को हम कंपैरिजन करते हैं वो तो क्या, पहली बात तो डेफिनेशन की बात है, जीपीपी रिप्रेजेंट करता है टोटल एनर्जी कैप्चर बाय ऑटोट्रोप्स, ठीक है। एनर्जी अमाउंट एनपीपी इंडिकेट करता है कि ऑटोट्रोप्स की रेप्रेशन के लिए जो अवेलेबल है एनर्जी उसको। दोनों के अगर रोल की बात करें, जीपीपी इकोसिस्टम की प्रोडक्टिविटी को मेजर करता है और एनपीपी कंज्यूमर की एनर्जी को रिफ्लेक्ट कराता है। अगर मेजरमेंट इंप्लीकेशन की बात करें तो बहुत क्रूशियल इकोलॉजिकल मॉडल एक्यूरेसी, दोनों का जो इकोलॉजिकल मॉडल एक्यूरेसी है वो क्रूशियल है, ठीक है। नेक्स्ट, हाँ थोड़ा सा देखिए क्या है कि मेजरमेंट एक्टिविटी को मुझे नहीं लगता कि आज तक पूछा गया है, लेकिन हम थोड़ा सा उसको डिस्कस कर लेते हैं। स्क्रीन नहीं चल रहा क्या? हाँ चल रहा है। मेजरमेंट टेक्निक्स, अरे भाई चल जा। इफेक्टिव मेथड फॉर इकोलॉजिकल स्टडीज, कुछ मेथड्स हैं जिनके द्वारा एनपीपी या जीपीपी को हम फॉलो करते हैं। चल जा। रिमोट सेंसिंग, चैम्बर मेथड, बायोमास स्पेलिंग, ये आ गया। थोड़ा सा लेटेंसी आ रही थी, हाँ थोड़ी सी लेटेंसी आती है, उसके लिए समझ पाऊंगा क्योंकि ठीक है शायद नेटवर्क स्लो था, ठीक है। रिमोट सेंसिंग में क्या कहा, ये यूटिलाइज करता है सैटेलाइट डेटा को, मॉनिटर करता है इकोसिस्टम का। भाई जो भी सैटेलाइट से डेटा लिया उससे हमने मॉनिटर कर दिया इकोसिस्टम को। साथ में जो वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन है लैंड कवर की या वेजिटेशन हेल्थ की या न्यूट्रिएंट डिस्ट्रीब्यूशन की ओवर द एरिया, मतलब एक लार्ज एरिया में अगर हम उसको डेटा करें। चैम्बर मेथड में क्या है, चैम्बर मेथड में क्या करता है, एक क्लोज सिस्टम होता है, सीधी सी बात। यहाँ पे जो था ओपन एरिया यानी लार्ज एरिया था जो हमारा रिमोट सेंसिंग था, लेकिन चैम्बर मेथड में क्या करेंगे, क्लोज जो सिस्टम होता है उसे मेजर करते हैं, जैसे गैस एक्सचेंज करते हैं कंट्रोल एनवायरमेंट्स के लिए, अलो कर देते हैं जो प्रिसाइज असेसमेंट होता है प्लांट रेस्पिरेशन या फोटोसिंथेसिस रेट के आधार पर। बायोमास स्पेलिंग की बात करें, सैम्पलिंग, सॉरी स्पेलिंग बता रहा हूँ, माफ कीजिए, सैम्पलिंग। बायोमास सैम्पलिंग, ठीक है, एंटेल करती है, कलेक्ट करती है वेटेज ऑफ प्लांट मटेरियल ऑफ एनालाइजिंग प्रोडक्टिविटी एंड एनर्जी फ्लो, ठीक है। तो ये तीनों मेथड हमने यहाँ पे डिस्कस किए। उसके बाद एनर्जी ट्रांसफर, जो कि हम पहले भी बात कर चुके हैं, 10% रूल। एवरेज जो एनर्जी होती है ट्रांसफर वो एफिशिएंसी करती है ट्रॉफिक लेवल्स में। केवल 10% रूल ही पास, 10% एनर्जी जो है, 10% रूल का मतलब वही है, ओनली 10% एनर्जी कैन बी पास इच ट्रॉफिक लेवल। देखो यहाँ पे लिखा भी है, जैसे टाइगर के बाद आपके जो हर्बीवोरस एंड हर्बीवर्स, नीचे उसके बाद आते हैं प्रोड्यूसर्स। 10% एनर्जी ऊपर की तरफ जा रही है, फिर अगर नीचे आए भाई अगर ये डिकम्पोज होंगे तो भी 10% एनर्जी इनकी लॉस्ट होगी, ठीक है। तो ये हमारा बचा हुआ लेक्चर का पार्ट था जो कि हमने अभी डिस्कस किया। तो मैं आशा करूंगा कि शायद कुछ ना बचा हुआ हमारा इकोलॉजी के इस पार्ट में, शायद हाँ एक छोटे से 2-3 टॉपिक बचे हैं जैसे इकोटोन या ईज इफेक्ट, आई थिंक हाँ ये 2-3 टॉपिक बचे हैं, इनको हम अगले लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। आज के लिए इतना ही। आपकी स्क्रीन पर दिए गए नंबर से आप अपनी इंक्वायरी, जो भी आपकी इंक्वायरी है, ईमेल दिया है, आपको वेबसाइट दी है, आप उससे आकर के हमें जुड़े। और जो हमारा टेलीग्राम चैनल है आप उस कृपया करके उसको जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि इस पूरी की पूरी जो कार्यक्रम है, जो हम ये सेशन चला रहे हैं, इसका पूरा का पूरा जो डेटा है कंसाइंस मैनर में, वन लाइनर, डिटेल लाइनर, हमने वहीं पे अपलोड किया हुआ है। तो प्लीज़ जाइए उसको देखिए, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा डिस्कस हम करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमारी भी कुछ लिमिटेशंस हैं। कृपया आप उस जाकर के उसको देखिए, और साथ में हमारे जो और प्रोग्राम्स हमारे चैनल पे चल रहे हैं उनको देखने की कृपया करें। कृपया क्या मतलब, आप देखिए, वो आप ही के लिए है। मैं हूँ, विशु बर्मन सर हैं, मैं अभी सर का इकोनॉमी चल रहा है, और सर का शायद साइंस एंड टेक भी अब आने वाला है। मैं भी अभी एक और प्रोग्राम लेके आऊँगा जियोग्राफी को लेकर के, उसकी तैयारियाँ चल रही हैं। तो आइए देखिए, जुड़िए हमसे, और
हो सके तो हमारी इस फैमिली को बढ़ाइए, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट करके हमें बताएं और कितना बेहतर किसको किया जा सकता है, क्योंकि मैं नहीं मानता कि हम ही सर्वगुण संपन्न हैं। हमेशा सब में कमियां होती हैं, मुझ में भी कमियां हैं, औरों में भी कमियां हैं। तो इन कमियों को एक साथ मिल करके दूर करेंगे। आइए हमें सजेशन दीजिए आप। तो चलिए आज के लिए मैं विदा लेता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।